न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो देखो, इस बुक को आप इस बुक को देख लेना, एनसीईआरटी का बुक जो नया आया उसको देख लेना, ठीक है। इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया है अपने नए बुक। तो इसका लाइन बाय लाइन ही है, पीपीटी फॉर्म में जो है मैंने चेंज कर लिया है, थोड़ा सा एडवांस पिक्चर्स दिखेंगे इसमें। आप देख सकते हो ये सारे एनसीईआरटी के ही हर एक पेज वाइज जो है सारे हमने कन्वर्ट कर दिया और इसी को हम लोग कवर कर, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी का इसमें मिल जाएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन ही है, एनसीईआरटी ही है। चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। से क्या मतलब है पहले ये समझो। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कहने का मतलब ये है कि देखो, अर्थ का जो सरफेस है, आउटर पार्ट, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा है और ना ही रहेगा। वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। तो क्यों ये चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इससे हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये सारी डिटेल हम लोग समझ लेंगे। कि जो हमको कहीं कहीं पहाड़े देखने को मिलता है, ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अलग अलग कहीं पे डेल्टा आपको देखने को मिलता होगा, वैली देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब डिटेल में आपको जो है इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। बीचेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब बड़े सवाल है जो आपको इस क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। स्टार्ट करते हैं। बोला क्या गया यहाँ से कि अर्थ का सरफेस जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, एक जैसा नहीं है। ये कंस्टेंटली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। किसके द्वारा, पावरफुल फोर्सेस के द्वारा। और ये पावरफुल फोर्सेस जो है अर्थ के अंदर से और अर्थ के सरफेस पे लग रही होती है। यानी कि कुछ ऐसे फोर्सेस होता है जो अर्थ के अंदर से एक्ट कर रहा होता है, कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जो है एक्ट कर रहे होते हैं। और ये दोनों फोर्सेस मिलकर ही अर्थ को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। बोला गया है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया दैट एक्सप्लेन दिस चेंजेस इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। बोला गया है कि अब वन ऑफ दिस इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे खास कोई एक आइडिया है जो एक्सप्लेन करता है इन चेंजेस को, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जो चेंजेस हो रहा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है जो सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करता है, वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहता है, तो ये बताता है कि कैसे जो लार्ज पीसेस ऑफ अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट यानी कि आउटर मोस्ट लेयर जो है, जो इतना बड़ा पीस है, लार्ज पीसेस है, वो कैसे जो है स्लोली धीरे धीरे जो है मूव कर रहे हैं किसके ऊपर, मॉल्टेन मेंटल के ऊपर। तो अर्थ के 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट जो है वो कैसे मेंटल वाले लेयर के ऊपर जो है स्लोली मूव कर रहा है, ये एक्सप्लेन करता है कौन, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। और बताता है कि इसी मूवमेंट्स के कारण जो है, इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण जो है अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, वोल्केनोज, प्लेन्स या वैलीज जो है हमें देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इस टेक्टोनिक प्लेट्स को या प्लेट टेक्टोनिक्स को समझते हैं और लैंडफॉर्म्स को समझ लेते हैं, तो हमें हेल्प करेगा इस बात को एक्सप्लेन करने में, नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक जो घटनाएं होती है, इसके अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, कॉन्टिनेंट्स का, ओशंस का फॉर्मेशन होता है, इन सबको हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स को समझ लेते हैं और प्लेटफॉर्म्स को समझ लेते हैं। तो आइए, तो इस अर्थ के डायनेमिक यानी कि गतिशील नेचर को समझते हैं इस चैप्टर में। कैसे समझेंगे हम लोग आज। तो जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये थ्योरी क्या कहता है। देखो, तो ये थ्योरी जो है सबसे पहले दिया गया है W.J. मॉर्गन के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे। जो एक्सप्लेन करता है, यानी ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट, ठीक है, कि अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, मूव करता है, एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है, स्थिर नहीं है। बोलेंगे इस थ्योरी के अनुसार जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है वो एक सिंगल पीस में नहीं है, यानी कि जो क्रस्ट है वो एक सिंगल पीस में नहीं है, बट इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस, ठीक है। यानी कि अर्थ का जो आउटर मास जो क्रस्ट है वो एक लेयर में नहीं है, मतलब एक सिंगल पीस में नहीं है। वो क्या है, तो बड़े बड़े और छोटे छोटे जो है कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है, जिनको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और यही प्लेट्स स्लोली मूव करते हैं सेमी मोल्टेन, ठीक है, मैग्मा के ऊपर। सेमी मोल्टेन ये मैग्मा है, इसके ऊपर जो है मूव करते हैं, ठीक है, जो कि है क्रस्ट के नीचे, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर फिजिकल फीचर्स। और यही जो मेजर फिजिकल फीचर्स है और नेचुरल फेनोमेना है। मेजर फिजिकल फीचर्स कहने का मतलब है जैसे कि माउंटेन हो गया,
ठीक है। और नेचुरल फेनोमेना कहने का मतलब है अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। तो जो माउंटेन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन जो हमें देखने को मिलता है, ये सब इसके कारण होता है। तो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण ये सब चीजें होती है। चलो, तो हम लोग चले नेक्स्ट पेज। अब हम लोग समझ लेते हैं। देखो, अब जो अर्थ है, ठीक है, ये तीन मेन लेयर है। अर्थ के तीन मेन लेयर है, कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये है थ्री मेन लेयर ऑफ दी अर्थ। जिसमें से क्रस्ट जो है सबसे ऊपरी भाग, आउटर मोस्ट लेयर है, जिसपे हम लोग सब लोग रहते हैं। क्रस्ट के नीचे है मेंटल, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा मोटा है और गर्म है। और सबसे नीचे इनर मोस्ट लेयर है कोर। ये भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है और बहुत ज्यादा हैवी होता है। आगे बोला गया कि क्रस्ट, ठीक है, यानी कि अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर और मेंटल का अपर पार्ट को एक साथ फॉर्म करते हैं लिथोस्फीयर। यानी कि पूरा क्रस्ट और मेंटल वाले लेयर का अपर पार्ट को मिलाकर क्या बनता है? लिथोस्फीयर। और यही लिथोस्फीयर क्या है? इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में यही लिथोस्फीयर क्या है? टूटा हुआ है। और इसके नीचे है, लिथोस्फीयर के नीचे है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है, जो कि सेमी मोल्टेन है, जो अलाउ करता है इन प्लेट्स को मूव करना। ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में सब याद कर लेना। ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया 6700, सॉरी 6375 किलोमीटर। और कम से कम लिथोस्फीयर का जो लंबाई होता है, ठीक है, वो होता है 100 किलोमीटर। ठीक है। मेंटल का होता है 2900 किलोमीटर। आउटर कोर का होता है 2200। और इनर कोर का 1250। ऐसे आप लोग समझ लेना। आगे आगे बताया गया टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। बोला गया कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स है मैसिव स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक दैट मूव वेरी स्लोली, यूजुअली फ्यू सेंटीमीटर अ ईयर पर ईयर। बोला गया टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? एक बहुत बड़ा जो है सॉलिड रॉक का परत है, जो क्या करता है? काफी धीरे धीरे वेरी स्लोली, बहुत स्लोली जो है मूव करता है, लगभग कुछ सेंटीमीटर जो है हर साल। ठीक है। और थ्री टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, याद रखना। टेक्टोनिक प्लेट्स थ्री टाइप के हैं, कौन कौन से? कंटिनेंटल प्लेट, ओशनिक प्लेट और मिक्स प्लेट। ठीक है। तो कंटिनेंटल प्लेट्स क्या है? जो कंटिनेंट्स को कैरी करते हैं, यानी कि ऐसे टेक्टोनिक प्लेट जिसके ऊपर कंटिनेंट्स है। और ओशनिक प्लेट कौन से? जिसके ऊपर ओशंस है। और मिक्स प्लेट यानी कि जिसके ऊपर कंटिनेंट्स भी है और ओशंस भी है। और ऐसे ऐसे सात मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, सातों का नाम याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट। ये 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, नाम आपको कैसे भी याद होने चाहिए। चलो आगे चले। आगे बताया गया है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट किसके कारण होता है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है वो किसके कारण होता है? कन्वेक्शन करेंट के कारण होता है। जो कन्वेक्शन करेंट कहाँ पे होता है? मेंटल के। बोला गया है कि अर्थ के कोर से जो हीट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं? तो जो मॉल्टन मटेरियल है कहाँ पे? मेंटल के अंदर। ठीक है। इसके कारण जो है ये मेंटल के अंदर में जो मोल्टेन मटेरियल है वो क्या करने लगते हैं? राइज करने लगते हैं। ठीक है। क्या करने लगते हैं? राइज, यानी कि ऐसे ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है। और जो कूलर मटेरियल होते हैं वो क्या करने लगते हैं? सिंक। ठीक है। सबको पता होगा कि जो गर्म होता है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और जो ठंडा होता है वो नीचे की तरफ। तो ऐसे ही ये लगातार जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है कि जो गर्म मटेरियल होगा वो ऊपर जाने लगता है और जो ठंडा होता है वो नीचे की तरफ आने लगता है। तो ये कंटिन्यूअस मूवमेंट, ठीक है, क्रिएट करता है क्या? कन्वेक्शन करेंट। और ये कन्वेक्शन करंट क्या करता है? तो टेक्टोनिक प्लेट्स को पुश करता है या पुल करता है, जिनके कारण टेक्टोनिक प्लेट्स अलग अलग दिशाओं में जो है मूव करते हैं। आगे बोला गया है प्लेट बाउंड्रीज समझना जरूरी है। प्लेट बाउंड्रीज क्या है? देखो, जो टेक्टोनिक प्लेट्स के एजेस होती है, ठीक है, द एजेस मतलब किनारा, टेक्टोनिक प्लेट्स का वो किनारा जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मीट करते हैं, उनको बोला जाता है प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है। और ये प्लेट बाउंड्रीज भी थ्री टाइप का होगा। पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा? दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जो है मूव करेंगे। ठीक है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर। बोला गया है जब कंटिनेंटल प्लेट, दो कंटिनेंटल प्लेट जो है कोलाइड करते हैं, यानी कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स है और दोनों क्या है? कॉन्टिनेंटल ही है। हमने पढ़ा है कि टेक्टोनिक प्लेट जो है थ्री टाइप का है। तो मान लो दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं,
वो दोनों ही क्या है, कंटिनेंटल प्लेट है। जब दो कंटिनेंटल प्लेट कोलाइड करेंगे तो फॉर्मेशन होगा फोल्ड माउंटेन का, जैसे कि हिमालय का फॉर्मेशन। हाँ, लेकिन जब एक ओशनिक प्लेट रहेगा और दूसरा कंटिनेंटल प्लेट रहेगा, ठीक है, और जब इनका कोलिजन होगा, ठीक है, तो जो ओशनिक प्लेट होगा वो सिंक कर जाएगा किसके नीचे, कंटिनेंटल प्लेट के नीचे। कंटिनेंटल प्लेट के नीचे जो है क्या चला जाएगा, ओशनिक प्लेट। और ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वोल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलेगा और अर्थक्वेक। दूसरा टाइप है प्लेट बाउंड्री का, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जाएंगे, फिगर थोड़ा सा गलत है, ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो ये बीच में जो खाली जगह हो बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, नीचे से जो मैग्मा है वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल के क्रस्ट फॉर्म कर लेगा। तो इस केस में क्या होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जाते हैं तो मैग्मा जो है राइजेस फ्रॉम बिलो एंड फॉर्म न्यू क्रस्ट। तो इस केस में क्या होता है, बिलो से नीचे से जो है मैग्मा राइज करता है, ऊपर एक क्रस्ट बना लेता है। और इसका एग्जांपल है, ठीक है, कैसे मिड ओशन रिज फॉर्म करता है क्रस्ट, जिसको मिड ओशन रिज बोला जाता है। इसका एग्जांपल है मिड एटलांटिक रिज। थर्ड टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि दो प्लेट्स जो है स्लाइड पास्ट ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट। बिना क्रस्ट को डिस्ट्रॉय किए या नया क्रस्ट को बनाए दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के बगल से गुजर जाते हैं। ठीक है, फिगर में यहाँ देखिए, ये एक प्लेट इधर मूव कर जाएगा और दूसरा इधर, तो एक दूसरे से बगल से ही गुजर गया, एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए। तो ऐसे बाउंड्रीज को बोला जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, सबका एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। इसका एग्जांपल है सैन एंड्रियस फॉल्ट, जो कि कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। काफ़ी इजी इजी कंसेप्ट है जो आपको मैं काफ़ी जल्दी समझा रहा हूँ। अब आ गए, तो ये जो 7 मेजर हमने टेक्टोनिक प्लेट्स देखा वो मैप पे यहाँ है, आप इसको क्या करना, आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या बोला गया। आगे बोला गया है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपको कोई भी लेना है, यहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम लिखना है और बताना है कि उन टेक्टोनिक प्लेट्स पे कॉन्टिनेंट कौन से है, ओशंस कौन से है, कॉन्टिनेंट्स कौन से है, ओशंस कौन से है। बहुत इजी कंसेप्ट। आगे बोला गया है आगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स का काफी एक मेजर रोल है किस चीज में, अर्थ के सरफेस को सेव करने में, बनाने में। और जो मूवमेंट्स ऑफ प्लेट है इसके कारण ही माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, वैलीज का, ओशन बेसिन का, वोल्केनोज का, अर्थक्वेक का। लेकिन ये ऑल्सो एक्सप्लेन करता है कंटिनेंट्स, अर्थ के ऊपर जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिनेंट्स का और ओशंस का, इसको भी एक्सप्लेन करता है ये। और बोला गया कि अर्थक्वेक और जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो ज़्यादातर होता है प्लेट बाउंड्रीज के पास। प्लेट बाउंड्रीज पढ़ लिया, तो वहीं पे बाउंड्रीज पे ही दो टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा जो है वोल्केनिक इरप्शन होता है। जैसे कि पैसिफिक ओशन के अंदर में एक एरिया है जिसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन जो है देखने को मिलता है। मैप पे मैं उसको भी दिखा देता हूँ। तो ये है, तो ये जो एरिया है, ये वाला जो रेड कलर और ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये यही है आपका रिंग ऑफ फायर। ये है पैसिफिक ओशन, ये भी है पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन के ही अराउंड जो है ये रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लेजेंड्स में बताया गया है कि जो ट्रायंगल कलर का ट्रायंगल दिख रहा है ब्लैक, ये वोल्केनिक इरप्शन है ये। ठीक है, और जो रेड वाला दिख रहा है वो क्या है आपका, अर्थक्वेक। ठीक है, तो दोनों एक ही है, पैसिफिक ओशन के अराउंड ही सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस देखे जाते हैं। बोला गया कि डज इंडिया हैव द रिस्क ऑफ अर्थक्वेक, क्या इंडिया में भी भूकंप का जो है खतरा है। देखो, तो इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े जो है अर्थक्वेक जो है अपने पास्ट में देखे हैं, जिसके कारण हजारों मतलब जिंदगियां गई हैं। ठीक है, बोला गया है क्या कि एक बड़ा अर्थक्वेक वो भी एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, जैसे कि इंडिया। अगर भूकंप आता है तो बहुत ज़्यादा जो है तबाही मचाता है। ठीक है, ये बातें बताई गई। और गुजरात के अंदर 2001 में एक अर्थक्वेक आया था, इसका यहाँ पे जो है विनाश आप देख सकते हो अपनी आंखों से। चलो, ये बस इतना है, आगे हम लोग चलते हैं। अब ये देख लेते हैं,
देखो यहाँ पे बोला गया कि पुराने समय में भी जो है अर्थक्वेक को भूकंप के नाम से जाना जाता है। भूकंप कहने का मतलब है सीकिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ का कांपना। एक बुक है बृहद संहिता, जिसमें वारा मिहिरा जो है, जो कि एक आदमी है, उन्होंने एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए। जिसमें उन्होंने क्या किया है, इस चीज को नोटिस किया हुआ है कि विंड में, रेन में, क्लाउड में और एनिमल्स के बिहेवियर में और प्लैनेट्स के एलिनेशन अलाइनमेंट में कैसे चेंजेस देखने को मिलता है, जो सिग्नल कर सकते हैं किसकी तरफ, अर्थक्वेक की तरफ। तो ये केवल जो है ट्राई किया गया है समझने का कि अगर अर्थक्वेक आ रहा होगा तो उसमें नेचर, उसमें क्या जो है सिग्नल देखने को मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को नोटिस किया गया है, एक सिंपल सा एक ट्राई किया गया है ताकि समझ पाया जा सके कि हाँ, क्या वो संकेत हो सकता है जो इशारा करेंगे अर्थक्वेक के ऊपर। सिंपल सा एक वर्क है। बोला गया है ही एट्रीब्यूटेड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को इन्होंने किससे जोड़ के रखा हुआ, तो 4 एलिमेंट से, वायु से, अग्नि से, इंद्र यानी कि थंडर से, वरुण यानी कि वाटर से लिंक करके, ये 4 एलिमेंट से इन्होंने जो है लिंक किया है। ठीक है। तो यहाँ से ये बताता है कि हाँ, कैसे जो है इंडिया के अंदर में जो एंशियंट टाइम में ही जो है जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस को जो है कॉस्मोलॉजिक रीजनिंग के साथ जो है कनेक्ट करके जो है फिजिकल फेनोमेना, यानी कि जो घटनाएं होती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसको समझने का जो है कैसे ट्राई किया गया है पुराने समय में से। आगे देखो, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2.6 फोटोग्राफ शोइंग इन द डिपोजिशन बाय द वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो डिपोजिशन हुआ है उसका एक फिगर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे एनसीईआरटी में कि व्हाई डू यू थिंक कॉज दिस सिचुएशन, क्या लगता है आपको ये सिचुएशन किसने किया है, तो वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा ही जो है ये सिचुएशन आया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट कुड दैट ग्रे पाउडर बी, और यहाँ पे जो ग्रे पाउडर आपको दिख रहा है हर जगह, ठीक है, ये ग्रे पाउडर क्या हो सकता है, तो बोला कि द ग्रे पाउडर इज वोल्केनिक एश। ठीक है, तो वोल्केनिक एश, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है, ठीक है, उससे धुआं भी निकलता है, तो वही एश धुआं जो है वोल्केनिक इरप्शन जो ग्रे कलर का दिख रहा है वो है। व्हाट डज इट टेल अबाउट द अर्थ इंटरनल फोर्सेस, तो अर्थ के इंटरनल फोर्सेस के बारे में क्या बताया, हमने बताया है कि अर्थ एक होता है इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यानी कि अर्थ के सरफेस को शेप करता है कुछ पावरफुल फोर्सेस, जिसमें से कुछ इंटरनल फोर्स है, ठीक है, इंडोजेनिक फोर्स बोला जाता है, और जो बाहर से फोर्स लगता है उसको एक्सोजेनिक, ये पढ़ेंगे हम लोग। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं कवर कर ले रहा हूँ, ये एक चीज़ है जो आपको इम्पोर्टेंट है। डोंट मिस आउट में मड वोल्केनो, मड वोल्केनो जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारतंग आइलैंड पे जो है पाया जाता है। ठीक है, काफ़ी यूनिक अट्रैक्शन है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि अनलाइक फायरी वोल्केनो, जो हम लोग वोल्केनो देखते हैं जो फायरी होता है, जैसे आग निकल रहा होता है, यहाँ पे जो है मड निकल रहा होता है। इसके कारण तो नेचुरल जो जमीन के अंदर में जो अंडरग्राउंड गैसेज और जो प्रेशर है उनके कारण जो है यहाँ पे मड वोल्केनो जो है देखने को मिलता है, ना कि फायरी वोल्केनो। इसीलिए जो है ये थोड़ा सा यूनिक अट्रैक्शन जो है बनाता है। ठीक है? तो प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन ये हम लोग अगले लेक्चर से देखने वाले हैं।